Hi guys, so welcome to Prep IS. This is a 3 months free crash course for UPSC Prelims 2021. So the course which started on 17th March will be ended on 20th June. On 27th June you are having your on 27th June you are having your prelims exam, and today is the last date for form, राइट। सो जिसने नहीं भरा है वो जल्दी से फॉर्म भर दो इसको, ठीक है। आज लास्ट डेट है। इसके साथ साथ हम इस कोर्स में बेसिकली का यूपीएससी प्रीलिम्स ओरिएंटेड जितना भी सिलेबस है वो हम कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंसिवली तरीके से यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हम स्टडी मटेरियल और 5 हाई क्वालिटी फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हैं जो फैकल्टीज द्वारा प्रिपेयर किए जा रहे हैं, ठीक है। ये भी मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट कर लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आप लोगों के लिए। देन इसके बाद फैकल्टीज जो फैकल्टीज हैं, आप प्रोफाइल देखोगे तो फैकल्टीज की दे आर इंटरव्यू क्वालिफाइड, दे हैव मेंस क्वालिफाइड, दे आल्सो फेस द इंटरव्यू, सो दे हैव अ गुड एक्सपीरियंस दैट what will be asked in prelims and mains examination, so this is going to help students a lot. इसके साथ साथ हम इस क्रैश कोर्स में स्टैटिक पोर्शन के साथ साथ डायनेमिक पोर्शन भी कवर कर रहे हैं करंट अफेयर्स का। देन इसमें स्टडी मटेरियल एंड नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं प्रेप आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे। देन इसके साथ साथ हर संडे को एक डाउट क्लियरिंग सेशन भी हो रहा है, ठीक है, जिसमें आप लोग गूगल फॉर्म के थ्रू अपने डाउट्स फिल कर देते हो। गूगल फॉर्म हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म रहता है, आप उसमें अपना डाउट डाल देते हो, ठीक है। उसको जो बेसिकली हम सॉल्व करते हैं वो हम हर संडे को आप लोगों के डाउट को सॉल्व किया जाता है। देन इसके साथ साथ इस कोर्स में स्टूडेंट्स की डिमांड पे और प्रेप आईएएस के इनिशिएटिव पे सी सेट को भी इंक्लूड कर दिया गया है। सी सेट जो है वो हिमांशु गजेंद्र सर के द्वारा लिया जा रहा है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को काफी कुछ हेल्प हो रही है। तो let's start with our lecture 8. So today we are going to start our lecture 8 of economy, right? That is government budgeting, right? आप लोग एक काम करना, आप लोगों ने जो अभी तक डाउट्स डाले हैं ना उन डाउट्स को हम संडे को डिस्कस करेंगे, तो इस चैप्टर में भी जो डाउट्स आएंगे वो भी आप गूगल फॉर्म में भर देना। ये चैप्टर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका कुछ पार्ट आपका इंडियन पॉलिटी में कवर होता है और कुछ पार्ट आपका इंडियन इकोनॉमी में कवर होता है, राइट। सो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो इंडियन इकोनॉमी वाले पोर्शन पे रहेगा। इंडियन पॉलिटी वाला जो पोर्शन है वो भी हम 90%, आई एम सेइंग दैट 90% हम टॉपिक में साथ के साथ कवर कर लेंगे, ठीक है। 10% जो रह जाएगा वो आपका पॉलिटी के जो फैकल्टी है वो कवर कर देंगे उस चीज को, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो ऑब्वियसली जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं सबसे पहली चीज आती है हमारी गवर्नमेंट बजटिंग की डेफिनेशन। इसका मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट बजटिंग की जब हम डेफिनेशन की बात करेंगे, सो दिस इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिमेंबर दैट वर्ड, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको देखने को मिलेगा कि बजट वर्ड कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ है, बजट वर्ड कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। सो दिस इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसके अंदर एस्टिमेटेड receipts and expenditure for upcoming फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। ये 3 चीजें याद रखना गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन में। इट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। कभी भी ये प्रीवियस ईयर के लिए नहीं होता, हमेशा अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है, ठीक है। अब जब मैंने आपको ये बताया कि जो ये बजट होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, ये हमें एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर दिखाता है, राइट। जो हमारे आने वाले गत वर्ष में होने वाला है, ठीक है, आने वाले वर्ष में होने वाला है उसके बारे में बताता है। तो बेसिकली इसको आप बोल सकते हो अकाउंट बुक ऑफ गवर्नमेंट, अकाउंट बुक ऑफ गवर्नमेंट। यहां पे मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन रेज कर रहा हूं, कमेंट करके बताओ, रिसिप्ट्स एंड इनकम में
क्या डिफरेंस है, रिसिप्ट्स एंड इनकम में क्या डिफरेंस है, और हमने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम वर्ड क्यों मेंशन नहीं करा, रिसिप्ट्स वर्ड क्यों मेंशन किया है। ठीक है, इसके बीच में आपको डिफरेंस बताना है, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, इसको कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, देन मैं आपको कमेंट में ही जब लेक्चर चलेगा उसी टाइम मैं आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताऊंगा। ठीक है, देन इसके बाद हमारे पास आता है कि ये जो एनुअल बजट है इसको एनुअल प्लान भी बोला जाता है, दिस इज एन एनुअल प्लान। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 112 के तहत आता है, आर्टिकल 112 संविधान के। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बजट या फिर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले बोथ द हाउसेज में प्रेजेंट हो जाना चाहिए, दोनों हाउसेज में उसके ऊपर डिबेट हो जानी चाहिए, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट, ये वर्ड याद रखना, इट इज द ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी है। ठीक है, गवर्नमेंट को बजट पेश करना ही होता है, गवर्नमेंट का बजट कंपलसरी होता है। ठीक है, अदरवाइज अगर बजट पास नहीं होता है ना, अगर बजट पास नहीं होता है तो माइट बी प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना भी पड़ सकता है, रिजाइन भी करना पड़ सकता है प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट होता है बजट, क्योंकि गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस दिखाता है लोकसभा में। ठीक है, देन इसी के बाद एक और टर्म आपको सुनाई मिलेगी, इंटरिम बजट। इंटरिम बजट बेसिकली एक टाइप की फॉर्मेलिटी होती है, बिकॉज इट इज द गवर्नमेंट ड्यूटी, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो बजट को दोनों हाउसेज में प्रेजेंट करे और उसको पास कराए। ठीक है, तो उन कंडीशन में जब गवर्नमेंट हैज नो अथॉरिटी, ठीक है, मींस अगर कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया हो, कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया हो, या फिर आपके इलेक्शंस आने वाले हैं, फॉर एग्जांपल बजट जो है आपका फरवरी में आता है। ठीक है, बट आपके जून में इलेक्शंस हैं, जून में आपके इलेक्शंस हैं। ठीक है, तो यानी जो अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर है जिसमें इलेक्शन होना है, उसमें सरकार श्योर नहीं है कि वो जीतेगी या नहीं जीतेगी या कौन जीतेगा। ठीक है, तो उस केस में इंटरिम बजट पेश किया जाता है। इंटरिम बजट में कोई भी मेजर स्कीम्स वगैरह लॉन्च नहीं होती हैं, कोई भी मेजर स्कीम्स या प्लान्स लॉन्च नहीं होते हैं। ठीक है, कोई भी मेजर स्कीम्स या प्लान्स लॉन्च नहीं होते हैं, ये सिर्फ एक टाइप की आपकी फॉर्मेलिटी होती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि दोनों हाउसेज में बजट को पेश किया जाए और उसको पास कराया जाए। बट गवर्नमेंट की अगर कोई अथॉरिटी नहीं है आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए अगर कोई अथॉरिटी नहीं है, तो उस केस में इंटरिम बजट पास किया जाता है। ये एक शॉर्ट बजट होता है। उसके बाद जब जून में गवर्नमेंट दोबारा से बनेगी, तो वो दोबारा से एक कंप्लीट बजट पेश करेगी फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, दिस पॉइंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, गवर्नमेंट एक कंप्लीट बजट पास करेगी फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, देन हम आगे बढ़ते हैं इसमें, वाई बजट इज प्रेजेंटेड। वाई बजट मतलब बजट की जरूरत क्या है? सबसे पहले तो एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स लेजिस्लेचर। ठीक है, सेकंड बेटर एडवांस प्लानिंग। अदरवाइज क्या होगा? अगर एडवांस प्लानिंग नहीं होगी तो पूरे साल, होल ईयर सिर्फ प्लानिंग में वेस्ट हो जाएगा।
प्लानिंग में वेस्ट हो जाएगा एंड नो एग्जीक्यूशन, कुछ भी एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो इसलिए हमारा बजट पेश किया जाता है। इसी के साथ साथ हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस का भी एक ये मिरर होता है। फाइनेंशियल कंडीशंस बेसिकली फिस्कल डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है, एसेट्रा, राइट। ये बेसिकली अंडरस्टैंड करता है कि हमारा बोरोइंग्स कितनी, यानी सरकार की बोरोइंग्स वगैरह कितनी है, उसको भी ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसलिए बजट को पेश किया जाता है। इसके साथ साथ हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, राइट। अब इस केस में क्या होता है आपका, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के केस में क्या होता है आपका, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की जब हम बात करते हैं ना, तो आप लोग मेरे को बताओ इन विच आर्टिकल, इन विच आर्टिकल दिस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कंसेप्ट इज मेंशन्ड। कौन से आर्टिकल में है, मैं हिंट दे रहा हूं आप लोगों को, ये डीपीएसपी के अंदर किसी आर्टिकल में है। ठीक है, चाहे आप 39 देख लेना, चाहे 38 देख लेना। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बेसिकली टू प्रमोट द इक्वालिटी। ठीक है, जब आप बजट में देखोगे आपका इनकम टैक्स वगैरह का प्रोविजंस होते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है ना। ठीक है, देन हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा वो आएगा टाइप्स ऑफ बजट। टाइप्स ऑफ बजट, जब मैं टाइप्स ऑफ बजट की बात करूंगा ना, सबसे पहले हम बात करेंगे जीरो बेस्ड बजट की। जीरो बेस्ड बजट की, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सारे टाइप्स ऑफ बजट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, इनको स्टार मार्क कर लेना। जीरो बेस्ड बजट में बेसिकली दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय पीटर फायर। ठीक है, पीटर फायर के द्वारा कंसेप्ट दिया गया था आपका। बेसिकली मैं आप लोगों को समझा देता हूं इसमें क्या होता है। जीरो बेस्ड बजट में क्या होता है, जो भी आपके गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं ना, जो भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं उसमें जो एक्सपेंडिचर होता है, उसमें जो एक्सपेंडिचर होता है वो उसके मेरिट के बेसिस पे जस्टिफाई करना होता है। मेरिट जस्टिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है, इसमें मेरिट का मतलब होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ठीक है, तो हर साल एनुअली अब फ्रेश तरीके से इस पे बजट पेश किया जाता है, उसके बेनिफिट को देखा जाता है। मतलब इसका मतलब यह है कि जो प्रीवियस ईयर बजट का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होता है, कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होता है। इसको 1987 में अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, और सिंपल टर्म्स में बताऊं, फॉर एग्जांपल आपका एक स्कीम है सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, इसमें 2017-18, 2017-18, 2018-19 और 2019-20। ठीक है, 2019-20। नाउ अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं कि यहाँ पे जो पैसा दिया गया था इसके लिए, वो दिया गया था 5,000 करोड़। यहाँ पे दिया गया है आपका 6,000 करोड़। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है आपका 6,500 करोड़। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। सर्व शिक्षा अभियान है आपका 2017-18, 2018-19, 2019-20। ठीक है, इसमें 5,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसमें आपका बेसिकली 6,000 करोड़ रुपए दिया गया है। इसमें 6500 करोड़ दिया गया है। ठीक है, अब जब मैं इसमें से बात करता हूं आपकी, तो आप लोगों को यहाँ से ये समझना इंपॉर्टेंट है, जीरो बेस्ड बजट में जब 2020-21 का बजट आएगा तो उसमें सर्व शिक्षा अभियान को कितना बजट दिया जाए वो बेसिकली डिपेंड करेगा उसकी इफेक्टिवनेस पे या फिर उसकी नेसेसिटी पे। ठीक है, अब इसकी नेसेसिटी कैसे देखोगे आप, इसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके हम देखेंगे इसका मतलब इस पे जितना बजट दिया जा रहा है उससे हमें बेनिफिट कितना निकल रहा है। इसमें हम ये कंसीडर नहीं करेंगे कि 6500 करोड़ दिया गया था 2019-20 में, या फिर आपका 6,000 करोड़ दिया गया था 18-19 में, या फिर आपका
5,000 करोड़ दिया गया था 17-18 में। ये बिल्कुल 2020-21 में बिल्कुल नई तरीके से इसमें माना जाएगा कि प्रीवियस ईयर में नो बजट फॉर दिस स्कीम, देयर वाज नो बजट फॉर दिस स्कीम। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल अब फ्रेश तरीके से सर्व शिक्षा अभियान की नेसेसिटी को देखा जाएगा, क्या उसकी जरूरत है और उसका कितना फायदा होगा, उसके पिछले साल में कितना बजट दिया गया है वो सब कंसीडर नहीं किया जाता है इसके ये जो आपका स्कीम है जीरो बेस्ड बजट में। ठीक है, देन नेक्स्ट कम्स योर परफॉर्मेंस बजट। सेकंड कम योर परफॉर्मेंस बजट। ठीक है, ये इसमें क्या होता है, इस वाले स्कीम में ये इंपॉर्टेंट बजट है, इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, और काफी बार पूछा भी जा चुका है आपके एग्जाम में। ठीक है, परफॉर्मेंस बजट जो था हमारा 1969 में अडॉप्ट किया गया था भारत के बजटिंग सिस्टम में। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट को कोई भी एक्सपेंडिचर को के 3 पार्ट्स बजट के साथ पेश करने होते हैं। मतलब जब वो डिमांड ऑफ ग्रांट, आप लोगों ने, आई होप आप लोगों को डिमांड ऑफ ग्रांट पता होगा। डिमांड ऑफ ग्रांट मतलब होता है जब मिनिस्ट्रीज अपना बजट लोकसभा के या पार्लियामेंट के समक्ष रखती है इन फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट, तो उसे डिमांड ऑफ ग्रांट बोलते हैं कि इस मिनिस्ट्री को इस स्कीम के लिए इतना पैसा चाहिए। तो उसी के साथ साथ उसे 3 प्रावधान और मेंशन करने होंगे, 3 पॉइंट्स और मेंशन करने होंगे। सबसे पहले क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड है आपका प्रोग्राम्स, थर्ड है आपका पैरामीटर्स टू मेजर द सक्सेस ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, टू मेजर द सक्सेस ऑफ प्रोग्राम। सो इन दिस क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव्स, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च करा, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, राइट। एक प्रोग्राम लॉन्च करा, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। अब उसमें जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उसने इसके लिए 90,000 करोड़ की डिमांड रखी, दैट इज डिमांड ऑफ ग्रांट रखा। ठीक है, अब इस 90,000 करोड़ के साथ साथ उसको ये भी बताना होगा कि क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है, क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव्स भी आपको साथ के साथ बिल्कुल इसके अंदर बताने होंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसका टारगेट है कि स्टंटिंग को 25% लाना। ठीक है, सेकंड इसका टारगेट है वेस्टिंग को 15% से कम लेके जाना। ठीक है, ये हो गया आपका क्वांटिटेटिव। ठीक है, जैसे इसका और टारगेट ले लो, ट्यूबरक्लोसिस का 2025 तक इसको खत्म करना, एलिमिनेट करना। ठीक है, देन आपका एनेमिया को 3% से रिड्यूस करना। ठीक है, तो ये सारे हो गए क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव्स। देन सेकंड आपका आता है प्रोग्राम्स। इस पूरे प्रोग्राम्स के अंदर, प्रोग्राम्स में क्या क्या है आपका, ये तो हो गया नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, ये तो हो गया आपका एक अम्ब्रेला टर्म। इसके अंदर नीचे आ गया लाइक ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। आप लोग मुझे कमेंट में करके बताओ कि ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट करने के लिए कौन सा प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हुआ है और उसका क्या टारगेट है। ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट करने का टारगेट तो ऐसे बता चुका हूं आप लोगों को। आप लोग मेरे को बताओ विच प्रोग्राम इज लॉन्च फॉर दिस पर्पस। ठीक है, हिंट दे रहा हूं आप लोगों को, एन से नाम है उसका। ठीक है, देन उसके बाद उन्होंने लिख दिया एनेमिया हटाओ प्रोग्राम। ठीक है, तो ऐसे कर करके बहुत सारे प्रोग्राम मेंशन कर दिए इसके अंदर। देन उसके बाद हमारे पास जो तीसरा ऑब्जेक्टिव रखा है कि इन्होंने बोला कि किन पैरामीटर्स पे, ऑन विच पैरामीटर्स आपको ये
ये सब मेजर करोगे? मतलब आप लोकसभा को सरकार बता रही है कि आप जो हम स्कीम लॉन्च कर रहे हैं उसको आप किन किन पैरामीटर्स पे मेजर करोगे, ठीक है। तो आपने इनको दे दिया कि हम मेजर करेंगे बेसिकली, अगर हमें एनीमिया मेजर करना है तो हम मेजर कर लेंगे बेसिकली कि ये आपका वुमेन एम्पावरमेंट इन टर्म्स ऑफ देयर न्यूट्रिशन, ठीक है। देन आपका फॉर एग्जांपल से रिप्रोडक्टिव इंडिपेंडेंस, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने पैरामीटर्स बता दिए कि किन किन मेजरेबल पैरामीटर्स पे आप लोग हमारे प्रोग्राम्स को जस्टिफाई कर सकते हो, ठीक है। देन हमारे पास तीसरा टाइप ऑफ बजट आता है आउटकम बजट। आउटकम बजट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आउटकम बजट में जब हम बात करेंगे, आउटकम बजट में सबसे पहले देखेंगे कि इट इज अ टाइप ऑफ परफॉर्मेंस बजट। ये भी एक परफॉर्मेंस बजट का टाइप है, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ परफॉर्मेंस बजट। इसको बेसिकली क्वांटिटेटिव टारगेट्स को, जो आपके क्वांटिटेटिव टारगेट्स थे परफॉर्मेंस बजट के अंदर, क्वांटिटेटिव टारगेट्स को क्वार्टर्स में ब्रेक करना है। मतलब बेसिकली जैसे यहाँ तो हमने एनुअल, जैसे यहाँ पे जो थे आपके क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव्स थे तो एनुअल थे, ठीक है। यहाँ पे इसको हमें क्वार्टरली ब्रेक करना है। मतलब Q1 में क्या टारगेट है, Q2 में क्या टारगेट है, Q3 में क्या टारगेट है एंड Q4 में क्या टारगेट है, ठीक है। ये बेसिकली ये आपका पैरामीटर्स हो गया क्वार्टर्स में डिवाइड। मतलब 12 महीने को, 12 मंथ्स को 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर दिया, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। इन सबको मिला के बनता है आपका 1 ईयर, ठीक है। इन सबको मिला के बनता है आपका 1 ईयर। दिस इज टाइप ऑफ परफॉर्मेंस बजट, ठीक है। अब आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ, परफॉर्मेंस बजट बेटर है, परफॉर्मेंस बजट और आउटकम बजट, विच इज बेटर? ठीक है, आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ परफॉर्मेंस बजट और आउटकम बजट में से कौन सा बेटर है, ठीक है। कौन सा बेटर है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा इस पूरे केस में, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताओ, मैं इसका जवाब आपको कमेंट में ही दूंगा, ठीक है। वैसे को बहुत सिंपल है, आप लोगों को पता होगा कि जो चीज इस चीज में बेटर एनालिसिस हो पाएगी, टाइमली इंटरवेंशन हो पाएगा। अगर हम टारगेट से अगर हम डेविएट होंगे, ठीक है, तो आपको परफॉर्मेंस बजट में आपको पूरा एनुअल का एक साथ दे दिया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर आप टारगेट से डेविएट होंगे तो हर 3 महीने बाद आप उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हो। तो अब आप बताओ मेरे को, आउटकम बजट इंपॉर्टेंट अच्छा होगा या परफॉर्मेंस बजट अच्छा होगा ज्यादा, ठीक है। आप लोगों का ये काम है, ठीक। देन आपके पास नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं बजटरी डेफिसिट्स। क्या बोलते हैं हम इसको? बजटरी डेफिसिट्स बोलते हैं। बजटरी डेफिसिट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बजटरी डेफिसिट्स, ठीक है। बजटरी डेफिसिट्स में सबसे पहले हमारे पास आएगा बजट डेफिसिट। ये आप मान लो इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, इसमें से क्वेश्चन कंपलसरी है, क्वेश्चन इज कंपलसरी, ठीक है। आज जब हम बजट डेफिसिट्स की बात करेंगे तो बजट डेफिसिट क्या होगा आपका? बजट डेफिसिट क्या होगा आपका? इट इज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स, ठीक है। बजट डेफिसिट क्या होगा आपका? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स, ट्रू। बजट डेफिसिट क्या होगा आपका? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स, ठीक है। इसको अब बेसिकली जीरो कर दिया है। जीरो मतलब अब इसको शो नहीं किया जाता है बजट के अंदर, ठीक है। बजट डेफिसिट मतलब होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस, यानी एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट ने अपने, हमने क्या बात कही थी, बजट क्या होता है? बजट क्या होता है आपका? इट इज नथिंग बट एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड receipts and
योर एक्सपेंडिचर, मतलब आने वाले यानी अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में व्हाट विल बी द गवर्नमेंट एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स, रिसिप्ट्स मतलब द गवर्नमेंट को जो पैसा आएगा, एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, अगर एक्सपेंडिचर यदि एक्सपेंडिचर ज्यादा है रिसिप्ट से तो गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा है, उस केस में बजट डेफिसिट होगा। ठीक है, तो प्रीवियसली क्या होता था, प्रीवियसली क्या होता था, देखो मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाता हूँ। से सपोज आपका जो बजट पेश होगा, तो आपका मैं बेसिकली स्टार्ट करता हूँ Q1 से, दैट इज अप्रैल। ठीक है, यहाँ पे आपकी रिसिप्ट आ गई, ये आपका एक्सपेंडिचर आ गया। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे जैसे आपका अप्रैल, मई, जून, ठीक है, ये 3 महीने आएंगे Q1 में। अब जैसे जैसे आपका स्टार्ट हुआ है, बजट आया है, तो अप्रैल में रिसिप्ट कम रहेंगी ना आपकी, और एक्सपेंडिचर सपोज 50 है, ठीक है, रिसिप्ट 20 है, यहाँ 30 है, यहाँ पे आपका 70 है, और यहाँ पे आपका बेसिकली बोलो तो 20 है। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 70, 20, 10, ठीक है, 100 हो गया, ये 100 हो गया क्या, 80 और 20, 100। ठीक है, अब जो ये मिसमैच है ना, ऑब्वियस सी बात है, जब बजट अप्रैल में पास हुआ है तो एकदम से तो रिसिप्ट आएंगी नहीं, धीरे धीरे रिसिप्ट बढ़ेंगी और ये एक्सपेंडिचर कम होगा। तो ये जो टेम्पररी इसे बोलते हैं टेम्पररी मिसमैच, टेम्पररी मिसमैच, राइट, दिस इज नोन एज टेम्पररी मिसमैच। अब इस टेम्पररी मिसमैच को कवर करने के लिए जो हम पहले मेथड यूज करते थे वो होता था आपका एडहॉक ट्रेजरी बिल्स, एडहॉक ट्रेजरी बिल्स, जिनकी समय सीमा यानी मैच्योरिटी पीरियड 91 डेज था। ये बेसिकली क्या होता था, ये आरबीआई यानी जो हमारा सेंट्रल बैंक है, ठीक है, इसके बदले गवर्नमेंट को करेंसी प्रोवाइड करता था। ठीक है, टू कवर दिस मिसमैच, टू कवर दिस मिसमैच, मतलब गवर्नमेंट ने अपने अपने कुछ ट्रेजरी बिल निकाले, उसको आरबीआई के पास रख दिया, और आरबीआई ने उस बिल की जगह सरकार को करेंसी दे दी। ठीक है, अब 91 डेज बाद गवर्नमेंट को आरबीआई को पैसा वापस करना है, करेंसी 91 डेज बाद गवर्नमेंट को आरबीआई को वापस करना है। ठीक है, तो ये एक तरीका होता था, बट इसमें इशू क्या आया, इसमें इशू आया कि गवर्नमेंट रिटर्न ही नहीं करती थी, गवर्नमेंट रिटर्न ही नहीं करती थी, तो इससे क्या होता था, फिर आरबीआई को करेंसी प्रिंटिंग करनी पड़ती थी, करेंसी प्रिंटिंग करनी पड़ती थी, जिससे क्या होता था, आपका इन्फ्लेशन आ जाता था, और इन्फ्लेशन के अपने खुद के कुछ इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, सो इसलिए इस प्रावधान को 1994 में खत्म कर दिया गया, एडहॉक बिल को। ठीक है, अब गवर्नमेंट वापस नहीं करेगी तो इसे वापस करना पड़ेगा ना, सो बेसिकली ये तो 1994 नहीं, इट इज 1997, 1997 में इस सिस्टम को खत्म कर दिया गया, और इसकी जगह आया WMA, जिसे हम बोलते हैं वेज एंड मीन एडवांसेस। ठीक है, वेज एंड मीन एडवांसेस, बेसिकली इसमें क्या है, इट इज ऑल्सो सिमिलर सिस्टम। आरबीआई क्या करती है, कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वो गवर्नमेंट को करेंसी दे देती है। ठीक है, अब यहाँ गवर्नमेंट का मतलब सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, इट इज नॉट ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट बट ऑल्सो स्टेट गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट भी आपका वेज एंड मीन्स एडवांसेस के अंतर्गत आरबीआई से पैसा बोरो कर सकती है। बट इसमें कंडीशन क्या क्या रहेंगी, कंडीशन है कि गवर्नमेंट को रिटर्न दैट मनी विद इन द सेम ईयर, मतलब सेम ईयर में ही पैसा वापस करना है गवर्नमेंट को। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, अगर वो रिटर्न नहीं कर पाए, इफ नॉट एबल टू रिटर्न, देन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, और वेज एंड मीन्स एडवांसेस में जो उनका कोटा है बोरो करने का, वो भी रिड्यूस हो जाएगा। मतलब सपोज अगर आपकी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने, या छोड़ो, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इस टाइम सही नाम नहीं है लेने का, इलेक्शन आने वाले हैं वहाँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी राजस्थान गवर्नमेंट ले लेते हैं, चलो
राजस्थान गवर्नमेंट ले लेते हैं, ठीक है, राजस्थान गवर्नमेंट ले लेते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट का जब हम बात करेंगे, उन्होंने 2018-19 में जो उनका कोटा है वो है कि वो 1 लाख करोड़ आरबीआई से बोरो कर सकते हैं, ठीक है, उस फाइनेंशियल ईयर के लिए। बट अगर 2018-19 में सपोज उन्होंने सिर्फ 80,000 करोड़ ही वापस करें, ओनली 80,000 करोड़ ही रिटर्न करे आरबीआई को, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो 20,000 पेंडिंग है ना, जो 20,000 आपके पेंडिंग है, एक तो उसमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, दूसरा इस साल जो अगला कमिंग साल है उसमें उनके कोटा में से -20,000 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द सिस्टम ऑफ वेज एंड मीन्स एडवांसेस। इसमें करेंसी प्रिंट करने की नीड नहीं होती है, इसमें करेंसी को प्रिंट करने की नीड नहीं होती है, ठीक है। दिस इज वेरी बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। बाकी आप जब बजट डेफिसिट देखोगे तो हमने उसमें देखा था आपका, जब हम बजट डेफिसिट की बात करेंगे तो हमने उसमें देखा था कि कहाँ गया, जब हमने बजट डेफिसिट की बात करी थी या एडहॉक ट्रेजरी बिल्स की जब हमने बात करी थी तो हमने देखा था इसमें करेंसी को प्रिंट करना पड़ता है आरबीआई को, ठीक है। सो बोथ टेम्पररी मिसमैच के लिए एक तो हो गया आपका ये एडहॉक ट्रेजरी बिल्स, एडहॉक ट्रेजरी बिल्स ये 1997 तक रहे थे। देन उसके बाद आपके पास आ गया एडहॉक ट्रेजरी बिल्स के बाद आपके पास आ गया इसके अंदर क्या बोलते हैं इसको, वेज एंड मींस एडवांसेस, ठीक है, ये अभी तक लागू है, ठीक है, वेज एंड मींस एडवांसेस, राइट। देन नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट आता है आपका फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, राइट। इसमें आई नो बहुत सारे लोगों को डाउट आएगा, बट आप लोग अलग से आप लोग ना, जो आप लोगों को जो बेसिक मतलब जो अभी स्टार्ट जो बिगनर्स हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है वो लोग ज्यादा वरी मत करना, क्योंकि अंडरस्टैंड करो क्योंकि ये ना क्रैश कोर्स है बेसिकली, ठीक है, क्रैश कोर्स है तो मैं इसमें एकदम से डिटेल में तो नहीं जा सकता, बट जितना बेसिक पॉसिबल है मैं उतना बेसिक आप लोगों को बता रहा हूँ। जो बिगनर्स हैं अगर उनको कोई डाउट है ना, वो अपना डाउट गूगल फॉर्म में डाल दो, ठीक है। मैं जो आपका डाउट सेशन होगा संडे को, जो आपका डाउट सेशन होगा मैं उसमें उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं उसमें उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं तो थोड़ा सा मुझे अपना जो स्टडी कंटेंट है उसको लिमिट करना पड़ेगा ताकि हम सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड बात कर सकें। हालांकि आप लोग जो बिगनर्स हैं वो डाउट सेशन में अपना डाउट गूगल फॉर्म में डाल दो, उस डाउट सेशन को मैं संडे को डिटेल में समझा दूंगा और उसी के साथ साथ कमेंट भी कर दो, कमेंट में भी मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, ठीक है। जब हम फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस ये मैं ना यहां से रब कर देता हूं या नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स, टोटल रिसिप्ट्स एक्सेप्ट बोरोइंग्स, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज नथिंग बट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस नॉन डेप्ट क्रिएटिंग रिसिप्ट्स, ठीक है। सो फिस्कल डेफिसिट इज डायरेक्टली द बोरोइंग्स ऑफ गवर्नमेंट, is directly the borrowings of government. Like if I say fiscal deficit of government is 3.2%, इसका मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट की जो बोरोइंग्स हैं वो 3.2% ऑफ जीडीपी हैं। मतलब अगर जीडीपी आपका 100 रुपए है तो गवर्नमेंट की बोरोइंग हो गई आपकी ये हो गई आपकी 3.2 रुपीज, ठीक है। अगर आपका जीडीपी 100 रुपए है तो गवर्नमेंट की बोरोइंग कितनी हो गई, 3.2 रुपीज। दिस इज द गवर्नमेंट
बोरोइंग्स। ठीक है, दिस इज अ फिस्कल डेफिसिट। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा ये क्या चीज है, नॉन डेप्ट क्रिएटिंग रिसिप्ट्स क्या होता है। बेसिकली जो गवर्नमेंट को ग्रांट्स मिलते हैं फॉरेन कंट्रीज से, या फिर जो ट्रांसफर्स, बेसिकली जो ट्रांसफर पेमेंट होता है ना, ट्रांसफर पेमेंट जो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जैसे कि आपका ग्रांट्स, गिफ्ट्स, देन आपका ये हो गया डोनेशंस, मतलब वो सभी पेमेंट्स जिसमें रिटर्न करने का ऑब्लिगेशन नहीं होता है, रिटर्न ऑब्लिगेशन नहीं होता है। ठीक है, वो सब आते हैं आपके ट्रांसफर पेमेंट की कैटेगरी में। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर की जब हम बात करेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस नॉन डेप्ट क्रिएटिंग रिसिप्ट्स, राइट। दिस कंसेप्ट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है। यहाँ के अलावा कोई डाउट है तो आप लोग पूछो यहाँ से। ठीक है, यहाँ इसके अलावा कोई डाउट है यहाँ पे आप देख लो एक बार, इसको मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आपको, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। तो फिस्कल डेफिसिट की जब हम बात करेंगे आपका, तो फिस्कल डेफिसिट मतलब इट शोज डायरेक्ट बोरोइंग्स ऑफ गवर्नमेंट, डायरेक्टली गवर्नमेंट की बोरोइंग शो करती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फिस्कल डिसिप्लिन, फिस्कल डिसिप्लिन, फिस्कल डिसिप्लिन। फिस्कल डिसिप्लिन मतलब जितना फिस्कल डेफिसिट कम होगा उतना ही बेटर फिस्कल डिसिप्लिन होगा। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट बहुत अभी न्यूज में भी है, तो आप लोगों को यहाँ पे समझना होगा कि फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या होता है और इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं। ठीक है, इट इज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सेप्ट बोरोइंग्स, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस नॉन डेप्ट क्रिएटिंग रिसिप्ट्स। ठीक है, आप लोग यहाँ पे डाउट पूछो, कोई डाउट है तो। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट आप लोगों को क्लियर हो गया ना। देन हम फिस्कल डिसिप्लिन होगा, देन व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस, implications of fiscal deficit, this point is very important। अगर हमारा फिस्कल डेफिसिट हाई रहेगा तो क्या होगा, गवर्नमेंट की डेप्ट बढ़ जाएगी, राइट। गवर्नमेंट का डेप्ट बढ़ जाएगी मतलब फ्यूचर लाइबिलिटीज बढ़ जाएंगी, मींस देयर विल बी इंक्रीज इन द फ्यूचर लाइबिलिटीज, राइट, बिकॉज दे हैव टू पे द इंटरेस्ट पेमेंट्स बिकॉज ऑफ हाई इंटरेस्ट पेमेंट्स, बिकॉज ऑफ हाई इंटरेस्ट पेमेंट्स, राइट। इससे क्या होगा, आपका जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कर रही थी गवर्नमेंट, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, देखो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंडिचर की जब हम बात करेंगे तो एक्सपेंडिचर आप सुनो यहाँ पे 2 होते हैं, एक होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है आपका कैपेक्स, यानी कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको बेसिकली हम नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। दिस इज बेसिकली नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, while this is your developmental expenditure, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मतलब सॉरी मैं आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ, यहाँ पे तो थोड़ा सा मिस हो गया है। दैट इज जब मैंने आपको बताया कि जो फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट से जब हम बात करेंगे, फिस्कल डेफिसिट आपको मैंने बताया कि फिस्कल डेफिसिट अगर इंक्रीज होगा तो गवर्नमेंट का डेप्ट इंक्रीज हो जाएगी। जब गवर्नमेंट की डेप्ट इंक्रीज हो जाएगी यहाँ से तो क्या होगा, आपका फ्यूचर लाइबिलिटीज बढ़ जाएंगी, फ्यूचर लाइबिलिटीज बढ़ जाएंगी, राइट। जब फ्यूचर लाइबिलिटीज बढ़ जाएंगी तो गवर्नमेंट क्यों बढ़ जाएंगी, क्योंकि उसको फ्यूचर में इंटरेस्ट पेमेंट्स करने पड़ेंगे, मतलब जो उसने बोरोइंग्स ली उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इससे क्या होगा, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, आपका डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, जब डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बेसिकली 2 टाइप के रहेंगे आपके, एक रहेगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा रहेगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसे कैपेक्स बोलते हैं। ये जो होता है ना,
ये आपका नॉन डेवलपमेंटल नेचर का होता है, नॉन डेवलपमेंटल नेचर, राइट। दिस इज योर डेवलपमेंटल नेचर, ये आपका डेवलपमेंटल नेचर का होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैटेगरीज में आता है आपका जो सैलरीज दी जाती है, राइट, पेंशन्स दी जाती हैं, सब्सिडीज दी जाती हैं, और जो डिफेंस पे एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। अब आप इन सब को तो कम नहीं कर सकते हो ना, यू कैन नॉट रिड्यूस दिस, आप इन सबको तो रिड्यूस नहीं कर सकते हो ना, सैलरीज जितनी उतनी देनी पड़ेगी, पेंशन जितनी उतनी देनी पड़ेगी, सब्सिडीज जो दे रहे हो वो उतनी देनी पड़ेगी, डिफेंस एक्सपेंडिचर जो कर रहे हो वो उतना करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली क्या रिड्यूस करना पड़ेगा, कैपेक्स रिड्यूस करना पड़ेगा। कैपेक्स का मतलब होता है सोशल सेक्टर, सोशल सेक्टर जैसे कि आपका एजुकेशन, हेल्थ, रोड्स, कम्युनिकेशन, ठीक है, एसेट्रा। तो आपको अल्टीमेटली कहाँ रिड्यूस करना पड़ेगा, यहाँ रिड्यूस करना पड़ेगा, और डेवलपमेंट स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने देखा, फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होगी तो गवर्नमेंट डेब्ट ज्यादा होगी, गवर्नमेंट डेब्ट ज्यादा होगी तो फ्यूचर लाइबिलिटीज ज्यादा होंगी, फ्यूचर लाइबिलिटीज ज्यादा होंगी तो इंटरेस्ट पेमेंट्स भी हमारे ज्यादा होंगे, इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा होंगे इसलिए तो फ्यूचर लाइबिलिटीज ज्यादा होंगी, जब इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा होंगे तो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर आपका कम होगा, ठीक है। देन सेकेंड इंपैक्ट आपका रहेगा जिसे हम बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट मींस क्या होगा इसमें, जब गवर्नमेंट की बोरोइंग्स ज्यादा होंगी, यानी जब गवर्नमेंट की बोरोइंग्स यानी फिस्कल डेफिसिट जब ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या होगा आपका, इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन हाई होगा, क्योंकि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है तो इसे बोलते हैं एक्सपेंशनरी, एक्सपेंशनरी पॉलिसी, ठीक है। यानी गवर्नमेंट की सब्सिडीज वगैरह ज्यादा होंगी, सब्सिडीज वगैरह ज्यादा होंगी तो प्रोडक्ट के प्राइसेस कम होंगे, राइट। तो गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट हो गया यहाँ पे, सबसे सॉरी सब्सिडीज ज्यादा होगी, अगर आपकी सब्सिडीज ज्यादा है, ठीक है, एक्सपेंशनरी पॉलिसीज यानी ज्यादा पैसा होगा लोगों के पास, तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा आपका, क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी, क्यों बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी तो आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, आपको आरबीआई को रेपो रेट इंक्रीज करना पड़ेगा, रेपो रेट इंक्रीज करना पड़ेगा। जब रेपो रेट इंक्रीज करना, जब रेपो रेट इंक्रीज होगा तो बैंक का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा, ठीक है, बैंक का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा, तो यानी प्राइवेट लोगों के लिए प्राइवेट बोरोइंग्स, यानी जो आप बैंक से लोन वगैरह लेते हो वो महंगे हो जाएंगे ना, लोन वगैरह महंगे हो जाएंगे, तो प्राइवेट बोरोइंग्स आपकी रिड्यूस हो जाएंगी, ठीक है। ये होता है आपका क्राउडिंग आउट इफेक्ट, ठीक है। यानी जब फिस्कल डेफिसिट सरकार का ज्यादा होता है तो इन्फ्लेशन ज्यादा रहेगी क्योंकि डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, बिकॉज दिस इज एक्सपेंशनरी पॉलिसी। उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई को रेपो रेट इंक्रीज करना पड़ेगा। रेपो रेट होता है रेट एट विच बैंक बोरोज फ्रॉम, बैंक बोरोज फ्रॉम आरबीआई, दैट इज द रेपो रेट, ठीक है। डिटेल में बात करेंगे अभी इसके बाद में, अभी मैंने आपको यहाँ टर्म यूज हुआ है इसलिए बता दिया कि किस रेट, जिस रेट पे बैंक आरबीआई से बोरो करता है उसको उसको बेसिकली रेपो रेट बोला जाता है, ठीक है। तो जब रेपो रेट बढ़ जाएगा तो बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो लोन्स काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, लोन्स के इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे तो प्राइवेट बोरोइंग्स रिड्यूस हो जाएंगे, यानी प्राइवेट बोरोइंग्स महंगी हो जाएंगी, तो सारा पैसा गवर्नमेंट ने बोरो कर रखा है तो प्राइवेट वालों के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, तो दिस इज नोन एज योर क्राउडिंग आउट इफेक्ट, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द कॉज ऑफ फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। देन कम्स योर रेवेन्यू डेफिसिट। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो, यहाँ तक कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लो। रेवेन्यू, फिर रेवेन्यू डेफिसिट करते हैं हम लोग। रेवेन्यू रेवेन्यू डेफिसिट भी काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट की जब हम बात करेंगे ना, इसमें भी अगेन सेम कंसेप्ट चलेगा, इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स,
राइट मैंने आपको बताया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉन डेवलपमेंटल नेचर का होता है, नॉन डेवलपमेंटल नेचर। इसमें क्या क्या आता है, सैलरीज, पेंशंस आपका, देन सब्सिडीज, देन आपका बेसिकली आता है इसके अंदर ये डिफेंस एक्सपेंडिचर, डिफेंस एक्सपेंडिचर एसेट्रा। ठीक है, तो जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका रेवेन्यू रिसिप्ट से ज्यादा होगा दैट विल बी नोन एज योर रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, इसको जीरो करना है, इसको जो टारगेट रखा गया है FRBM 2003 के द्वारा वो रखा गया था कि हमें 2009 तक इसको जीरो करना है। ठीक है, बट ये अभी भी 2018-19 की बात करूं तो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग इट वाज 1.9%, दैट इज वे टू हाई, जो बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब मेरा कंसेप्ट आप लोगों, मेरा क्वेश्चन ये है, हाउ वी कैन रिड्यूस, हाउ गवर्नमेंट कैन रिड्यूस इट्स रेवेन्यू डेफिसिट। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, कमेंट करके बताओ कि गवर्नमेंट कैसे कैसे अपना रेवेन्यू डेफिसिट रिड्यूस कर सकती है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ज्यादा नहीं, आराम से 6-7 पॉइंट लिख दोगे। ठीक है, 6-7 पॉइंट्स लिख के जो इस टाइप के मैं क्वेश्चन देता हूँ, या तो आप फोटो खींच के उसको कमेंट में डाल दो या कमेंट में डायरेक्टली वो 6 से 7 पॉइंट लिख दो। ठीक है, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो वैसे कर लो। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। देन इसके बाद हमारे पास आता है, थर्ड इज योर प्राइमरी डेफिसिट। यहां तक कोई डाउट हो तो देख लो एक बार रेवेन्यू डेफिसिट तक। यहां तक कोई डाउट है अगर आपको तो देख लो इसमें प्राइमरी डेफिसिट तक। बेसिकली प्राइमरी डेफिसिट जो होता है ना, वो होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी इसमें से आप मान लो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस ग्रांट्स गिवन टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। दिस पॉइंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट होता है आपका टोटल एक्सपेंडिचर माइनस ग्रांट्स गिवन टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका भी टारगेट है, इसको भी रिड्यूस करना है। टारगेट क्या है, इसको भी रिड्यूस करना है, इसको भी लेस देन 1% लेके जाना है। ठीक है, ये टारगेट जो मैं बता रहा हूँ वो FRBM के बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोग याद रखना, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस ग्रांट्स गिवन टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो आज का लेक्चर अपन लोग यहीं रोकते हैं। देन हम सेकंड पार्ट में, जो इसका सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम देखेंगे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट बेसिकली। ठीक है, देन आपका ये हो गया, सॉरी दिस सॉरी यहाँ एक करेक्शन कर लो, दिस वाज बेसिकली योर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, इट वाज, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। दिस इज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, नॉट प्राइमरी डेफिसिट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस ग्रांट्स गिवन टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट से फिर अब सेकंड पार्ट में जब हम बात करेंगे प्राइमरी डेफिसिट पे बात करेंगे हम लोग। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट, या चलो प्राइमरी डेफिसिट भी साथ के साथ सुन लो आप लोग। प्राइमरी डेफिसिट इज टोटल एक्सपेंडिचर, या बोलो फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स को हम बोलते हैं आपका प्राइमरी डेफिसिट। मतलब बेसिकली इसमें हम देखते हैं प्रीवियस गवर्नमेंट की बोरोइंग्स, प्रीवियस गवर्नमेंट बोरोइंग्स को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, प्रीवियस गवर्नमेंट बोरोइंग्स को हम लोग रिमूव कर देते हैं। इससे क्या होता है, आपका जो हमारी करंट गवर्नमेंट है उसकी इफेक्टिवनेस,
उसकी इफेक्टिवनेस को मेजर किया जाता है। मतलब सपोज 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो जब 2015 में जब हम 2015 में जब प्राइमरी डेफिसिट कैलकुलेट करेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2014-15 वाला लेके चलेंगे। जो 2013-14 वाला होगा, मतलब जो गवर्नमेंट का लास्ट ईयर वाला होगा, उसमें जो इंटरेस्ट पेमेंट्स होंगी उनको रिड्यूस कर देंगे। एग्जाम्पल सुन लो आप लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट है वो सपोज समझो 90,000 है, ठीक है, 90,000 करोड़, राइट, 90,000 करोड़। अब जो कांग्रेस की बोरोविंग्स है, मतलब जो साल में जो इंटरेस्ट पेमेंट जा रहा है वो जा रहा है 15,000 करोड़, ठीक है, और जो 2014-15 का इंटरेस्ट पेमेंट है वो है 2,000 करोड़, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 90,000 करोड़ में से सिर्फ हम 2,000 करोड़ ही कंसीडर करेंगे। 15,000 करोड़ को हमने अपने प्राइमरी डेफिसिट में नहीं दिखाया है, यानी ये आपका बेसिकली समवेयर आ जाएगा आपका 88,000 करोड़, ठीक है, 88,000 करोड़। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ शो करनी है कि फिस्कल डेफिसिट में से जो पुराने पिछले साल का जो आपका जो पिछली साल का जो आपका इंटरेस्ट पेमेंट है उसको माइनस कर देना, ठीक है। सो दिस इज योर प्राइमरी डेफिसिट, यानी फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, ठीक है। तो रिपीट में दोबारा से कर रहा हूं, दिस इज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल एक्सपेंडिचर मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस ग्रांट्स गिवन टू स्टेट्स फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। मतलब जो हम स्टेट को ग्रांट्स दिया गया है सेंटर के द्वारा उसको हम माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कैपेक्स है आपका वो डेवलपमेंटल नेचर का है, तो दैट इज गुड, ये गुड मतलब दिस इज वेरी गुड, क्योंकि इसमें आपका सोशल सेक्टर में एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो इसलिए जो ये वाला ग्रांट्स गिवन टू स्टेट्स है ना, देखो नॉर्मली होता क्या था, मैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की जब बात करूंगा तो इफेक्टिव रेवेन्यू दोबारा से फॉर्मूला लिख रहा हूं यहाँ पे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस योर ग्रांट्स गिवन टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। सो ये वाला पोर्शन भी जब हमारा रेवेन्यू डेफिसिट में कैलकुलेट हो जाता था ना, तो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट इंक्रीज हो जाता था, और जबकि ये तो डेवलपमेंटल नेचर का है, तो इसलिए सरकार को मतलब जानबूझ के नहीं, अनइंटेंशनली इसको रिड्यूस करने के लिए इसको भी रिड्यूस करना पड़ता था, ठीक है, जबकि इसको रिड्यूस करने की नीड नहीं है, तो इसलिए इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेट किया जाता है, उसमें से जो कैपेक्स वाला एक्सपेंडिचर है उसको रिड्यूस कर देते हैं, फिर जो हमारे पास बचता है उसको रिड्यूस करने की बात करते हैं, दैट इज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? आज का लेक्चर यहीं रुकते हैं, जो हमारा लेक्चर 2 होगा उसमें हम बेसिकली थोड़ा सा बजट के आगे प्रावधानों में जाएंगे, मतलब हम उसको कैटेगराइजेशन करेंगे, ये रेवेन्यू, कैपिटल, रेवेन्यू में आपका एक्सपेंडिचर, योर रिसिप्ट्स, देन कैपेक्स में आपका एक्सपेंडिचर, देन योर रिसिप्ट्स। उसके बाद हम थोड़ा सा आर्टिकल 269 और 268 पे देखेंगे कि इट इज द डिवीजन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंट्रल, ये यहाँ देख लो, डिवीजन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ये लेक्चर 2 में हमारा मेन टॉपिक्स रहेंगे। लेक्चर 2 बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग अपने डाउट्स थोड़े से, यहाँ पे मुझे पता आप लोगों को डाउट्स होंगे, तो आप लोग अपने डाउट्स डाल देना, उसको हम संडे को डिस्कस कर लेंगे। जिनको डाउट्स नहीं आ रहे हैं ना, इसका मतलब है कि वो लोग पढ़ नहीं रहे हैं, और जिनको डाउट्स आ रहे हैं इसका मतलब है कि वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो डाउट्स आना जरूरी है, ठीक है। आप लोग अपने अपने डाउट्स डालो, डाउट्स कैसे भी हो, सिंपल हो, बेसिक हो, आप लोग अपने डाउट्स डालो, ठीक है। ओके, थैंक यू।